शेर अफजल मरवत साहब ने जो किया वो खान साहब पर हमला करना उन्हें उल्टा पड़ गया, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने जब से ये स्टेटमेंट दिया अपनी पटिशन में जो उन्होंने अदालत में दायर की कि सुहेल आफरीदी की जगह पे अली अमीन गंडापुर को बहाल किया जाए, तो वो उनके गले इसलिए पड़ गई कि उन्होंने उसमें इमरान खान साहब को नाअहल और सजा याफ्ता करार दे दिया। अब ये करने की वजह से शेर अफजल मरवत साहब की अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर लोग लगातार अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब को नाअहल कहा है अपनी पटिशन में और सजा याफ्ता कहा है, तो उन्होंने एक जवाब पैदा कर दिया सबके लिए कि शेर अफजल मरवत से वो इस्तीफे का मुतालबा करें। और सब लोग शेर अफजल मरवत से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं कि आपने इसी शख्स के जरिए से वोट हासिल किए, इसी शख्स के नाम पे आपने वोट मांगे और इसी शख्स की वजह से आपको कौमी असम्बली की नशिस्त मिली, वरना आप काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की अक्सरियत कह रही है और वो शेर अफजल मरवत को चैलेंज कर रहे हैं कि क्योंकि आपके बकौल इमरान खान नाअहल भी है और सजा याफ्ता भी है, लिहाजा आप उसकी दी हुई जो भीख है वो वापस कर दें और आप कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ें और जाकर दोबारा इलेक्शन लड़ें ताकि आपको आटे दाल का भाव पता चले। वैसे शेर अफजल मरवत साहब अगर अपने इलाके में इलेक्शन लड़ें तो वहां के जो लोग कहते हैं, जो मरवत कबीले के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहां से शेर अफजल मरवत अगर सही तरह इलेक्शन लड़ें और सही तरह नतीजा आए तो ये अब वाकई काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। इमरान खान साहब की मुखालफत करके इन्होंने अपनी मकबूलियत तबाह कर ली। बहरहाल ये तो शेर अफजल मरवत साहब से मुतालबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर रही है, ये तहरीके इंसाफ में ही हुआ करते थे, फिर इमरान खान साहब ने इनको पार्टी से निकाल दिया। अब वो इमरान खान साहब को अपनी पटिशन में नाअहल भी कह रहे हैं, सजा याफ्ता भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन गंडापुर से उनकी अच्छी दोस्ती है और वो चाहते हैं कि गंडापुर वापस आ जाएं उस सीट के ऊपर जिस सीट पे अब सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर गंडापुर को इमरान खान साहब ने इस्तीफे के लिए कहा और सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब की चॉइस है, लिहाजा क्योंकि इमरान खान साहब सजा याफ्ता है और नाअहल है तो उनके कहने पे इस तरह की तब्दीली नहीं हो सकती। ये पटिशन है ना, तो इस तरह तो गंडापुर भी वापस नहीं आ सकता। उसकी वजह समझिए आप, इमरान खान साहब को सजा हुई थी और वो नाअहल हुए थे 2024 के इंतखाबात से पहले। तो अली अमीन गंडापुर साहब जब पहली मरतबा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने तो वो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक बने थे, तो फिर तो वो भी हुक्म गलत हो गया। फिर अगर सुहेल आफरीदी आज की तारीख में इमरान खान साहब के हुक्म पर वजीर आला बने, ये काम गलत हुआ है, गैर आईनी या गैर कानूनी हुआ है, तो फिर जब अली अमीन गंडापुर 2024 में फरवरी में इमरान खान साहब की जानिब से नामजद किए गए वजीर आला के तौर पे, तो फिर वो नामजदगी भी बिल्कुल इसी तरह थी और उसी शख्स ने की। उस वक्त भी वो सजा याफ्ता थे और उस वक्त भी वो नाअहल थे। तो ये वाला नुक्ता शायद मरवत साहब मिस कर गए। अगर बचेंगे सुहेल आफरीदी नहीं तो बचत तो फिर अली अमीन गंडापुर की भी नहीं होगी। और अली अमीन गंडापुर ने अपनी पहली तकरीर में और कई मरतबा ये कहा था कि इमरान खान ने मुझ पे भरोसा किया, इमरान खान ने मेरा नाम दिया, इमरान खान ने मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया। ये वो अपने मुंह से एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा कह चुके। तो अगर सुहेल आफरीदी नहीं बचेंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं बचेंगे। तो मरवत साहब का जो गेम है वो उल्टा पड़ गया, उल्टा उनके ऊपर तनकीद हो रही है। जो लोग थोड़े बहुत शेर अफजल मरवत के लिए कोई गुंजाइश रखते थे वो लोग भी अब शेर अफजल मरवत के खिलाफ हो गए। बुशरा बीबी से जुम्मे के रोज मुलाकात करवा दी गई, क्योंकि मुलाकात तो आपको पता है मंगल को होती है, लेकिन कुछ चीजें तय हो रही थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ बातचीत की जा रही है कि बुशरा बीबी से मुलाकात करवा देंगे, लेकिन बातचीत बाहर नहीं आनी चाहिए। और ये बात जो है मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों से जो लीडरशिप है उनसे बातचीत हो रही थी। तो फाइनल ये हुआ कि बातचीत कोई बाहर नहीं आएगी। इमरान खान साहब किस हालत में है, उनकी हालत क्या है, वो क्या कहते हैं और उनका मूड क्या है, उनका कोई स्टेटमेंट ये बाहर नहीं आना चाहिए। कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी। जब यकीन दहानियां करवा दी गई तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की जुमे वाले दिन मुलाकात करवाई गई और इस मुलाकात से कोई खबर अभी तक बाहर नहीं आई। पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू वो लिख दिया करती थी अपने ट्विटर अकाउंट पे, उस पर भी एतराज किया गया। तो अब किसी किस्म की खबर नहीं आई। कोशिश करेंगे पता करने की कि बुशरा बीबी ने जेल में क्या कहा, हालत उनकी कैसी है, इमरान खान साहब की कैसी है। लेकिन मैंने आपको यह बताया कि फिजिकली इमरान खान साहब फिट है, उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और कैद तन्हाई में उनको शदीद तकलीफ दी जा रही है। ये वो हकायक हैं जो इस वक्त मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो मुझे पता है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताए थे। नाजरीन, एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा सूबे बनाना चाहती है पाकिस्तान में
और ये बात बार बार एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग करते भी हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस बात को फ्लोट भी करती है मार्केट में कि जितने ज्यादा सूबे होंगे, सूबे ज्यादा होने चाहिए, सूबों के पास इख्तियारात कम होने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन इख्तियारात उनके पास बहुत महदूद होने चाहिए। सारे इख्तियारात वफाक के पास होने चाहिए और वफाक पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ और चंद जर्नैलों का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। यह है वो निज़ाम जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहती है। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बड़ी तकलीफ होती है जब भी सिंध और पंजाब की तकसीम की बात आती है। वजह यह है कि वो बड़े सूबे में बड़े वसाइल, बड़े बजट, बड़ा कंट्रोल और फिर वो काबू कर लेते हैं पूरे सूबे को। कई इलाकों में धांधली हो सकती है, कई इलाकों में नहीं हो सकती, तो जबरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कराची की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हैदराबाद की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और यहां से कभी भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती। पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से जीतती है और फिर कराची पे और हैदराबाद पे भी राज करती है और उसके पैसे पे भी राज करती है। तो अब बिलावल ने बोलना शुरू कर दिया, मरसूं मरसूं सिंध ना डेसूं, यानी वो शुरू हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बाकी सारे जूते पॉलिश करते हैं, लेकिन ये इंतजामी बुनियादों पर सूबों की तकसीम के खिलाफ है। देखिए, मैं इस हक में हूं कि सूबे तकसीम होने चाहिए, पाकिस्तान में ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, लेकिन वो लिसानी बुनियादों पे नहीं होने चाहिए, सियासी बुनियादों पे नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए इंतजामी बुनियादों पर। फासले कम होने चाहिए, सहूलियात ज्यादा होनी चाहिए, लोगों का टैक्स लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, आबादी के एतबार से सबको हिस्सा मिलना चाहिए, तमाम सूबों में रहने वाले लोगों को यकसा तालीम के, सेहत के और आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला कुछ और है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसका फार्मूला कुछ और है। ये अपने अपने मफाद के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के मफाद के बारे में नहीं सोचते, फिर आपस में लड़ते भी हैं इन चीजों पे। नाज़रीन, इस वक्त फील्ड मार्शल ने अपनी कोशिशें काफी तेज कर दी हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ईरान को मना लें उन शराइत पे जो अमेरिका ने भेजी है। ईरान ने जो वापस तजावीज भेजी हैं अमेरिका को वो काबिल कबूल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे वाले दिन दोबारा अपनी कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन मुशीरों से मुलाकात की और उसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि लड़ाई अगर दोबारा करनी है तो कैसे करनी है और कब शुरू करनी है और कितनी ज्यादा उसको लड़ाई को बढ़ाना है इस मरतबा। देखिए ना, खलीजी ममालिक के अपने तहफुजात हैं। उन्होंने पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई से साफ मना कर दिया था और जो मेन रीजन था लड़ाई से मना करने का वो ये था कि बंदोबस्त नहीं है अपने आप को बचाने का, क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर वापस अटैक करेगा और ईरान ने ये साफ कहा है कि जब वो वापस अटैक करेगा तो वो ऑयल तनसीबात को भी निशाना बनाएगा इस रीजन में जहां जहां पे अमेरिका के मफादात है। तो अरब ममालिक का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अरबों डॉलर्स का, जो वो नहीं चाहते। तो एक तो खलीजी ममालिक के तहफुजात हैं, यूरोपीय यूनियन के तहफुजात हैं, अमेरिका मार्केट में अकेला है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है इसराइल के साथ मिलकर, और खित्ते में कोई और सपोर्ट मिल भी नहीं रही। दूसरा, ईरान के पास अभी हथियार बाकी है, वो वापस मारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या दोबारा हमला करेगा? तो इसकी एक तो रीजन इसलिए भी समझ आ रही है कि अमेरिका में कई अहम ओहदेदारों और अफसरान ने इस वीकेंड पे अपनी मसरूफियात तर्क की हैं। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं जिन लोगों ने अपनी वीकेंड की मसरूफियात तर्क की हैं और वो उस मनसूबाबंदी का हिस्सा बने हैं जिसमें मुस्तकबिल करीब में हमले का एक नया राउंड हो सकता है ईरान के ऊपर। अल जजीरा ने ईरान के हवाले से खबर दी। अल जजीरा ने बताया कि यूरेनियम अगर ईरान से मांगी गई और अमेरिका ने यही शर्त रख दी फाइनली कि यूरेनियम मिलेगी तो बात आगे बढ़ेगी, तो फिर कोई भी मुआहदा नहीं हो सकेगा, ये ईरान ने कहा। अब्बास अरागची जो वजीर खारजा है ईरान के, उन्होंने भी इस पे एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी दो चीजों पे आके बात हमारी अटकी हुई है। एक, ईरान आबना हुर्मुज़ को नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको नए इंतजाम के मुताबिक चलाना चाहता है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कंट्रोल उनका आ जाए और पहले की तरह हो जाए मामला। दूसरा, यूरेनियम को अमेरिका चाहता है कि ईरान से निकालकर अमेरिका की निगरानी में दे दिया जाए या अमेरिका उसको वॉर ट्रॉफी के तौर पे उठाकर ले जाए। अब आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं ईरान में, उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई मसला हल हो जाए। देखें, ये मसला कोई भी हल करवा दे, ये मसला हल होना चाहिए, इसका क्रेडिट कोई भी ले जाए, ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी नौकरियां खतरे में है, बहुत सारे लोगों का कारोबार खतरे में है, दुनिया के कई ममालिक की इकोनॉमीज जो है वो खतरे में है, एयरलाइंस तक खतरे में पड़ गई हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो रहा है जो भी ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में चल रहा है। अगर ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है इस नोट पे और दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाता है तो दुनिया का फायदा होगा। लेकिन ईरान अमेरिका को उतनी बड़ी फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है जितनी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है। तो क्या आसिम मुनीर साहब ऐसा कुछ लेकर दे सकेंगे? यही सवालात उनके इस दौरे में सबके ज़हन में रहेंगे।
बहरहाल सबकी नजरें इस बात के ऊपर हैं कि ईरान जो है फाइनली क्या जवाब देता है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद तो फिर मुझे लगता है कि लड़ाई वाला सीन होगा। अमेरिका को एक मरतबा फिर दबाव डालने के लिए लड़ाई में जाना पड़ेगा। अमेरिका लड़ाई में कितना आगे जा सकता है? जब डोनाल्ड ट्रंप बात करता है पूरी सिविलाइजेशन को कत्ल करने की, तो वो तो एक एटमी हमले टाइप की चीज लगती है और दुनिया डर जाती है। फौरी तौर पे दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। हर तरफ एक खौफ व राज फैल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खौफनाक बात कर दी है। तो नाजरीन, अब आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं ईरान में, देखते हैं कि वहां से क्या निकलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट दिए, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक स्टेटमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ लंच करने से नफरत है जो बहुत ही ज्यादा कामयाब हो। तो पाकिस्तान में तो एक ही शख्स के साथ लंच किया था उन्होंने, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफें तो बहुत करता है, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, अच्छा वैसे उसने ये भी कहा था कि मैं नालायक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं और उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां मैं अपने आप को लाइक महसूस करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि मुझे ऐसे लोगों में रहना पसंद है जो ज्यादा कामयाब ना हो अपनी जिंदगी में। और अभी उन्होंने फिर कहा कि मुझे ऐसे शख्स के साथ लंच करने से नफरत है जो बहुत ही ज्यादा कामयाब हो। पाकिस्तान में से लंच खाली आसिम मुनीर साहब ने किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कि जो मेरी तारीफें करता रहे, मेरी खुशामद करता रहे, मेरी गेम उठा के रखे, मेरे जूते पॉलिश करता रहे, वो बंदा मुझे पसंद है, मैं उसको टाइम देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इस किस्म की खुद पसंदी का शिकार लीडर्स नॉर्मली बड़ा धोखा खाते हैं और अवाम इनको पसंद नहीं करती। अभी आप अमेरिकन को जब भी इलेक्शन में मौका मिलेगा, अमेरिकन किस तरीके से वोटिंग करेंगे वो आप देख लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ना इसको अपने एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, इस बात को कि जो उसके दिल में आता है वो कह देता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक रवायत को तोड़ा है अमेरिका में कि जो बात लोग अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, डोनाल्ड ट्रंप वो अपने मुंह से कह देता है। जिस बात को कहने में लोग शर्म करते हैं या ये सोचते हैं कि मैं ये अपने मुंह से कैसे कहूं, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह देता है अपने मुंह से कि मैं बहुत ज़हीन आदमी हूं, मैं बहुत कामयाब आदमी हूं, मैंने जनाब दुनिया का नक्शा जो है उसको तब्दील कर सकता हूं। मैं जनाब दुनिया के अंदर अमन का एक प्याम्बर हूं, मैं दुनिया के अंदर अमन लेकर आ रहा हूं, मुझे ही सारे अवार्ड मिलने चाहिए, पूरी दुनिया को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अमेरिका को कभी भी मेरे जैसा सदर नहीं मिल सकता, मैं जनाब इसराइल में इलेक्शन लड़ूं तो वहां पे भी जीत सकता हूं। जब ये बातें डोनाल्ड ट्रंप करता है तो ये अपनी तारीफें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली इससे ये साबित करना चाहता है कि भाई मैं बहुत सच्चा और सीधा खरा आदमी हूं, जो मेरे दिल में होता है मैं कह देता हूं। अमेरिकन बाद औक़ात ऐसी बातें पसंद भी करते हैं। तो एक क्लास है अमेरिकन की जो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वोट छूट देती है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो समझदार लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से, और ये बहुत सारे जो है वो रिपब्लिकन्स के वोटर हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी है उसके वोटर्स भी नाराज होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत लगातार कम हो रही है और ये नुकसान आपको आने वाले दिनों में जो मिड टर्म इलेक्शन है उनमें अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आ रही है या अभी तक के जो सर्वेज आ रहे हैं उनके मुताबिक आपको ये नुकसान दिखाई भी दे जाएगा। नाजरीन, जो समूद फ्लोटेला के जो कारकुनान थे या फ्रीडम फ्लोटेला के जो अरकान थे, इंसानी हकूक के अलमबरदार, ये लोग इसराइल के कब्जे में गए, सैकड़ों लोग थे। इसराइल ने इन पे बदतरीन टॉर्चर किया। इस हवाले से जो खबर है वो मैंने पढ़ी तो वो दिल दहला देने वाली है। पहले तो उसकी वीडियोज आई, वो बड़ी खौफनाक थी, बड़े तकलीफ दे मनाजिर थे जो हमने देखे इस खबर के हवाले से। और अब जो खबर आई उसमें यह है कि इस्तांबुल जब ये लोग पहुंचे तो इनमें से बेशतर इंतहाई खराब हालत में पहुंचे हैं। इनमें कईयों की जो है वो पसलियां टूटी हुई हैं, कईयों के जिस्मों पर नील पड़े हुए हैं, कई अफराद सही तरह चलने फिरने के काबिल नहीं है, उन्हें व्हील चेयर के ऊपर लाया गया। हालांकि चंद दिन ये इसराइल के पास रहे लेकिन उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। कई अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया है। और यानी इसराइली फिल्म साज हैं, उन्होंने बताया कि कई अफराद की पसलियां टूटी हैं जिनमें खवातीन के साथ जिनसी बदसलूकी भी की गई और अरकान को नामालूम अद्वियात के इंजेक्शन भी लगाए गए। एक इटली के सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि इसराइली हरासती मरकज जो है वो खौफ और दहशत की जगह है और हिरासत में लेते ही उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बहुत कम खुराक और पानी दिया गया। 15 अरकान के साथ ज्यादती समेत जिनसी बदसलूकी के वाकयात पेश आए। मुतअद्दिद अफराद को रबड़ की गोलियों से भी निशाना बनाया गया, जबकि कई अरकान की हड्डियां टूटी हुई हैं। ये नाजरीन किया गया इसराइल की जानिब से। तो बड़ा रोला पड़ा हुआ है पूरे यूरोप में। जब ये लोग अपने अपने मुल्क में पहुंचेंगे तो अपने मुल्क की क़यादत को, सियासतदानों को जब ये बताएंगे और आलमी इदारों तक अप्रोच करेंगे तो इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, खास तौर पे इस वजह से कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें बाकायदा तशद्दुद किया जा रहा है उन इंसानी हकूक के कारकुनान पे जो वहां मदद करने के लिए गए थे। तो ये वाला नुक्ता शायद मरवत साहब मिस कर गए। अगर बचेंगे सुहेल आफरीदी नहीं तो बचत तो फिर अली अमीन गंडापुर की भी नहीं होगी
और अली अमीन गंडापुर ने अपनी पहली तकरीर में और कई मरतबा ये कहा था कि इमरान खान ने मुझ पे भरोसा किया, इमरान खान ने मेरा नाम दिया, इमरान खान ने मुझे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया। ये वो अपने मुंह से एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा कह चुके। तो अगर सुहेल आफरीदी नहीं बचेंगे तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी नहीं बचेंगे। तो मरवत साहब का जो गेम है वो उल्टा पड़ गया, उल्टा उनके ऊपर तनकीद हो रही है। जो लोग थोड़े बहुत शेर अफजल मरवत के लिए कोई गुंजाइश रखते थे वो लोग भी अब शेर अफजल मरवत के खिलाफ हो गए। बुशरा बीबी से जुम्मे के रोज मुलाकात करवा दी गई, क्योंकि मुलाकात तो आपको पता है मंगल को होती है, लेकिन कुछ चीजें तय हो रही थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत की जा रही है कि बुशरा बीबी से मुलाकात करवा देंगे, लेकिन बातचीत बाहर नहीं आनी चाहिए। और ये बात जो है मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो लीडरशिप है उनसे बातचीत हो रही थी। तो फाइनल ये हुआ कि बातचीत कोई बाहर नहीं आएगी। इमरान खान साहब किस हालत में है, उनकी हालत क्या है, वो क्या कहते हैं और उनका मूड क्या है, उनका कोई स्टेटमेंट ये बाहर नहीं आना चाहिए। कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाएगी। जब यकीन दहानियां करवा दी गई तो बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की जुमे वाले दिन मुलाकात करवाई गई और इस मुलाकात से कोई खबर अभी तक बाहर नहीं आई। पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू वो लिख दिया करती थी अपने ट्विटर अकाउंट पे, उस पर भी एतराज किया गया। तो अब किसी किस्म की खबर नहीं आई। कोशिश करेंगे पता करने की कि बुशरा बीबी ने जेल में क्या कहा, हालत उनकी कैसी है, इमरान खान साहब की कैसी है। लेकिन मैंने आपको यह बताया कि फिजिकली इमरान खान साहब फिट है, उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और कैद तन्हाई में उनको शदीद तकलीफ दी जा रही है। ये वो हकायक हैं जो इस वक्त मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जो मुझे पता है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताए थे। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा सूबे बनाना चाहती है पाकिस्तान में और ये बात बार बार एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग करते भी हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस बात को फ्लोट भी करती है मार्केट में कि जितने ज्यादा सूबे होंगे, सूबे ज्यादा होने चाहिए, सूबों के पास इख्तियारात कम होने चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन इख्तियारात उनके पास बहुत महदूद होने चाहिए। सारे इख्तियारात वफाक के पास होने चाहिए और वफाक पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ और चंद जर्नैलों का मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। यह है वो निज़ाम जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहती है। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बड़ी तकलीफ होती है जब भी सिंध और पंजाब की तकसीम की बात आती है। वजह यह है कि वो बड़े सूबे में बड़े वसाइल, बड़े बजट, बड़ा कंट्रोल और फिर वो काबू कर लेते हैं पूरे सूबे को। कई इलाकों में धांधली हो सकती है, कई इलाकों में नहीं हो सकती, तो जबरदस्त तरीके से जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कराची की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हैदराबाद की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और यहां से कभी भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकती। पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से जीतती है और फिर कराची पे और हैदराबाद पे भी राज करती है और उसके पैसे पे भी राज करती है। तो अब बिलावल ने बोलना शुरू कर दिया, मरसू मरसू सेंध ना डेसू, यानी वो शुरू हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के बाकी सारे जूते पॉलिश करते हैं, लेकिन ये इंतजामी बुनियादों पर सूबों की तकसीम के खिलाफ है। देखिए, मैं इस हक में हूं कि सूबे तकसीम होने चाहिए, पाकिस्तान में ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, लेकिन वो लिसानी बुनियादों पे नहीं होने चाहिए, सियासी बुनियादों पे नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए इंतजामी बुनियादों पर। फासले कम होने चाहिए, सहूलियात ज्यादा होनी चाहिए, लोगों का टैक्स लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, आबादी के एतबार से सबको हिस्सा मिलना चाहिए, तमाम सूबों में रहने वाले लोगों को यकसा तालीम के, सेहत के और आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला कुछ और है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है उसका फार्मूला कुछ और है। ये अपने अपने मफाद के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के मफाद के बारे में नहीं सोचते, फिर आपस में लड़ते भी हैं इन चीजों पे। नादरीन, इस वक्त फील्ड मार्शल ने अपनी कोशिशें काफी तेज कर दी हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ईरान को मना ले उन शराइत पे जो अमेरिका ने भेजी है। ईरान ने जो वापस तजावीज भेजी हैं अमेरिका को वो काबिल कबूल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे वाले दिन दोबारा अपनी कौमी सलामती कमेटी के अहम तरीन मुशीरों से मुलाकात की और उसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है कि लड़ाई अगर दोबारा करनी है तो कैसे करनी है और कब शुरू करनी है और कितनी ज्यादा उसको लड़ाई को बढ़ाना है। इस मरतबा देखिए ना, खलीजी ममालिक के अपने तहफुजात हैं। उन्होंने पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई से साफ मना कर दिया था और जो मेन रीजन था लड़ाई से मना करने का वो ये था कि बंदोबस्त नहीं है अपने आप को बचाने का, क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर वापस अटैक करेगा और ईरान ने ये साफ कहा है कि जब वो वापस अटैक करेगा तो वो ऑयल तनसीबात को भी निशाना बनाएगा इस रीजन में जहां जहां पे अमेरिका के मफादात है। तो अरब ममालिक का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अरबों डॉलर्स का, जो वो नहीं चाहते। तो एक तो खलीजी ममालिक के तहफुजात हैं, यूरोपीय यूनियन के तहफुजात हैं, अमेरिका मार्केट में अकेला है जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है इसराइल के साथ मिलकर, और खित्ते में कोई और सपोर्ट मिल भी नहीं रही। दूसरा, ईरान के पास अभी हथियार बाकी है, वो वापस मारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या दोबारा हमला करेगा? तो इसकी एक तो रीजन इसलिए भी समझ आ रही है कि अमेरिका में कई अहम ओहदेदारों और अफसरान ने इस वीकेंड पे अपनी मसरूफियात तर्क की हैं।
सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, जिन लोगों ने अपनी वीकेंड की मसरूफियात तर्क की हैं और वो उस मनसूबाबंदी का हिस्सा बने हैं जिसमें मुस्तकबिल करीब में हमले का एक नया राउंड हो सकता है ईरान के ऊपर। अल जजीरा ने ईरान के हवाले से खबर दी। अल जजीरा ने बताया कि यूरेनियम अगर ईरान से मांगी गई और अमेरिका ने यही शर्त रख दी फाइनली कि यूरेनियम मिलेगी,